नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 16 सितंबर 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो आइडिया पेज से रहेगा, दैट इज़ अ विन विन बार्गेन। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, क्या एजेंडा रहना चाहिए जिससे कि अभी जीएसटी में जो कोई भी प्रॉब्लम सामने आ रही है उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है या एक प्रोग्रेसिव मैनर में आगे बढ़ा जा सके। देखेंगे इस आर्टिकल को। दूसरा आर्टिकल देखेंगे डेमोक्रेसी ऑफ प्रोड्यूसर्स, कि यहाँ पर हम जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है उसको डेमोक्रेसी में कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं और उनके क्या क्या राइट्स हैं, क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए, जानेंगे। इसके अलावा थर्ड आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री लेसन्स फॉर तालिबान, कि तालिबान जहाँ पे अभी रिजीम अपना कवर कर चुका है, पकड़ बना चुका है अफ़गानिस्तान में, मतलब वहाँ की जो हिस्ट्री है एक बार तालिबान को वो समझनी चाहिए और वो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार इस आर्टिकल को हम देखेंगे। बाकी जो आर्टिकल से एक बार उन पर नज़र डाल लेंगे, थोड़ी समरी ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है विन विन बार्गेन। आर्टिकल को लिखा है अरविंद सुब्रमण्यन और जोस फेलमैन। देखो कल जैसे कि कल डेट हो गई, आज हो गई 16 तारीख, तो ऐसे में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है। 45th राउंड की मीटिंग होगी जिसमें बहुत सारे इश्यूज़ पर बातचीत होगी और इसमें ये एक बात है कि जो डिस्प्यूट्स हैं उनको तो देखो पीछे छोड़ा जाए और कंस्ट्रक्टिव मैनर में कुछ आउटकम पे काम किया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। फाइनेंस मिनिस्टर्स वहाँ बैठते हैं, बातचीत करते हैं और कुछ कंक्लूडिंग मैनर में आउटकम लेकर के फिर उठते हैं, राइट। तो ऐसे में अभी जीएसटी की अगर बात करें, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 से, तो अभी तक बहुत सारे सेटबैक्स जीएसटी को मिल चुके हैं और उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सेटबैक है दैट इज़ लैक ऑफ रेवेन्यू, कि जितना टैक्स कलेक्शन होना चाहिए वो बहुत कम हो पाया उसके कंपैरिजन में। 2016-17 की बात अगर करें तो बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे, उनको फोल्ड करके और लास्ट में एक जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज़ वन नेशन वन टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगर रेवेन्यू की बात करें तो 2017-18 में एक कलेक्शन था अराउंड, इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 में आया था 2016-17 के टाइम पे, कि अराउंड 9.7 लाख करोड़ रुपीस थे वो इकट्ठे हुए थे। फिर जीएसटी इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाता है 2017-18 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस ये आती है कि फर्स्ट ईयर में जीएसटी कलेक्शन 11.8 लाख करोड़ रहता है, जो कि इस तरीके से एस्टिमेट लगाया गया था कि हर महीने कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए तो इकट्ठे हो ही जाएंगे जीएसटी के बेसिस पे। तो ओवरऑल आप देख सकते हो मोर और लेस ये टारगेट अचीव हुआ पहले साल में। फिर उसके बाद में आप देखो 2019 और 2020-21 में आते आते जीएसटी की जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन करते करते बिल्कुल फॉल कर गई। रिजल्ट ये रहा कि इतना कुछ स्पेस नहीं रहा जहां पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो यहाँ पर अभी जो फ्यूचर है वो अनसर्टेनिटी से घिरा हुआ है। अब उसमें अनसर्टेनिटी तो एक तो ये है कि कोविड के चलते, और दूसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में जो परसेप्शन है उसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा गैप है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये कहती है कि किस तरीके से हम स्टेट्स को हेल्प करें, कितना अमाउंट चाहिए। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से एस्टिमेट लगा के बैठी है, दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपनी तरफ से दिमाग लगा करके बैठी हैं कि कितना हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी का हिस्सा डिवॉल्व होकर के या हमारी हिस्सेदारी हमें मिलेगी। तो दोनों के बीच में जो गैप है ना, ये बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट कर रहा है। तो एक तो हो गया फ्यूचर अनसर्टेनिटी, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच की जो परसेप्शन को लेकर के जो गैप है वो। तो ऐसे में अगर देखा जाए ना, तो पिछले इस साल में ही शुरुआत की बात अगर करें तो शुरुआती 5 महीनों के अंदर लगभग हर महीने 1.1 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन रहा है, जो कि वाकई में प्री पैंडेमिक लेवल को भी क्रॉस करने वाला है। तो ऐसे में कुछ स्कोप तो दिखाई दे रहा है कि हाँ वाकई में जीएसटी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। पर वही चीज़ है कि जो जीएसटी कलेक्शन है उसका देखो असर सीधा जीडीपी ग्रोथ पर भी होता है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ किस पर डिपेंड करती है। हमने कल देखा था एक्सप्लेन पेज पे कि डिमांड, जो प्राइवेट कंजम्पशन जितना ज़्यादा होता है उसका असर सीधा जीडीपी पे पड़ता है। एक तो प्राइवेट कंजम्पशन की बात की थी, एक जो फिक्स्ड कैपिटल जो फॉर्मेशन की बात की थी, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन उसकी बात की थी। तो ये दोनों मिलकर के हमारी जीडीपी में 88 to 89% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक तरफ तो जीएसटी कलेक्शन, जीएसटी हम किस पे कलेक्ट करते हैं, जो भी गुड्स एंड प्रोड्यूस
जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम की गई है कंज्यूमर के द्वारा, उसके ऊपर टैक्स लगाते हो। और जब उनकी डिमांड ही एकदम प्रॉपर वे में नहीं राइज हो पा रही है, तो क्या हम उन चीज़ों को अचीव कर पाएंगे? क्या जीएसटी कलेक्शन हाई हो पाएगा? तो जीडीपी ग्रोथ क्या है 2017-18 में? नॉमिनल का मतलब क्या? 2018-19 की बात कर रहे हो ना, तो आप कंपेयर कर रहे हो 2017-18 से, तो उस टाइम पे थी 10.5% के लगभग, जो कि फिर बाद में डिक्लाइन होती होती कोविड टाइम जब आया तो ये पता पड़ा कि हमारी जीडीपी -3% से ग्रो कर गई। दैट मीन्स 3% से कॉन्ट्रैक्शन आ गया हमारी जीडीपी में ओवरऑल देखें। और फिर उसके अलावा आरबीआई की तरफ से अगर देखें कुछ स्टेटमेंट की तरफ से, तो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो भी देखो लगभग 3% से डिक्लाइन कर गई। तो एक तरफ तो जीडीपी डिक्लाइन कर रही है, उसकी वजह से जो डिमांड है वो डाउन हो रही है, मतलब डिमांड की वजह से जीडीपी डाउन हो रही है, दूसरी तरफ टैक्स रेट है वो भी डाउन हो गई। तो दोनों की वजह से क्या हो गया? ओवरऑल रेवेन्यू कलेक्शन जो है गवर्नमेंट के पास में वो कम हो गया। तो यहाँ पर 2019 में जो रेट डाउन की गई थी ना, उसके पीछे देखो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर के ये फाइनल किया था। अब बात ऐसी है कि जो टारगेट है कि एक तरफ तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी तरफ से अपना 70% तक का टैक्स का जो हिस्सेदारी थी वो जीएसटी के तहत हैंड ओवर कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को या जीएसटी काउंसिल को। वहाँ पर देखो इनकी स्टेट्स की अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन है, पर फिर भी 70% जो अपनी ऑटोनॉमी थी उसको उन्होंने छोड़ दिया और जीएसटी काउंसिल के हाथ में दे दिया। तो यहाँ पर अब सवाल ये आ जाता है कि कैसे स्टेट्स को जो प्रॉमिस की हुई बात है कॉम्पनसेशन देने की बात, जिसमें ये कहा गया था कि शुरुआती 5 सालों तक स्टेट्स में जो भी रेवेन्यू शॉर्टेज पड़ेगी, ठीक है, उस रेवेन्यू शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से कॉम्पनसेशन स्कीम के तहत उनको फंडिंग प्रोवाइड करेगी, पर वो चीज़ें भी फेल हो गई। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए क्या सोल्यूशन किया जाए? अब जो मीटिंग हो रही है इसमें क्या एजेंडाज होने चाहिए? तो राइटर्स है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट 3 सजेशन दे रहे हैं। नंबर 1 दैट इज कॉम्पनसेशन को रिकास्ट करो, एक बार रीवैल्यूएट करो। ठीक है, आप थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़ो कि कॉम्पनसेशन से भी बढ़िया कोई ऑप्शन निकाला जा सकता है क्या। दूसरा, जो टैक्स रेट है जिसमें आप देखते हो 5%, 12%, 18%, 28%, इतने सारी तो टैक्स स्लैब्स हैं, बोलो उसको आप रिड्यूस करो और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई मैनर में इंप्लीमेंट करो। और तीसरी सजेशन है दैट इज गवर्नेंस को इंप्रूव करो। अब एक एक को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज कि आप जो कॉम्पनसेशन की बात आपने की थी उसको रिकास्ट करो एक बार। ओरिजिनली तो क्या कहा गया था कि जहां पर स्टेट्स के पास में पैसों की कमी आएगी तो उनको फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉम्पनसेट किया जाएगा। तो ओरिजिनल नीड्स थी वो तो देखो वैनिश हो चुकी है, वजह कि कोविड आया, कोविड ने आकर के पूरी इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया है। तो ऐसे में जो कॉम्पनसेशन स्कीम का टेन्योर था वो था 2017 से 2022 के बीच में। तो ये 5 साल का टेन्योर जो है, अब उसको आप थोड़ा सा रिव्यू करो, रिकास्ट करो। अब जीएसटी है, कोई नया टैक्स तो है नहीं, मैच्योर हो चुका है, लगभग 5 साल हो चुके हैं। अब 5 साल के अंदर आपको ये भी पता पड़ गया है कि क्या कमियां हैं, किस तरीके से हम वेलफेयर इंश्योर कर सकते हैं। इवन जो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, टैक्स ऑफिशियल्स हैं, सबको जीएसटी के बारे में बहुत हद तक पता पड़ चुका है। तो ऐसे में अब ज़्यादा कोई प्रेशर वाली चीज़ नहीं है कि कोई नया रिजीम आया है, नया टैक्स सिस्टम आया है, तो ऐसे में कुछ लर्निंग इशू आएंगे। तो इसी टाइम पर आप देखो कि जो वल्नरेबिलिटी थी स्टेट्स की, उसी को कॉम्पनसेट करने के लिए कॉम्पनसेशन स्कीम शुरू की गई थी ना। तो कोविड ने तो देखो रेवेन्यू को वैसे ही कोलैप्स कर दिया। हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी 2020-21 में 3% से डिक्लाइन कर गई, कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी। ठीक है, तो आप एक तरफ हेल्थ और वेलफेयर पे खर्चा करने की नौबत आ रही है स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर, और दूसरी तरफ रेवेन्यू नहीं है, तो ये कैसे सॉर्ट आउट होगा? तो देखो फंडिंग की तो शॉर्टेज है, इसमें डाउट नहीं है। तो क्यों ना एक रेवेन्यू बफर क्रिएट कर दिया जाए, जिससे क्या हो कि जब कभी भी कहीं पर भी शॉर्टेज आए किसी भी स्टेट को, तो उस बफर से आप पैसा निकाल करके उनको दे दो एज पर देयर नीड्स। इसके अलावा जीएसटी जो हो गई, अब आप ये जो बफर क्रिएट करोगे वो कैसे, उस बफर की फंडिंग कैसे होगी? बफर का मतलब एक फंड क्रिएट कर दो, राइट, जिसमें कि कोई भी शॉक अगर आए कोविड जैसा आगे, तो उसको हम एब्जॉर्ब कर सके, उसको इजीली सहन कर सकें। तो इसके लिए क्या हो कि स्टेट्स की जो रेवेन्यू होगी उसका लगभग 40% तक का हिस्सा, 40% तक का जो पार्ट है वो आप इस बफर में डालो। ठीक है, स्टेट के हिस्से में से काट के नहीं। मान लो स्टेट्स को अगर 100 रुपये मिलते हैं ना, तो उनको 100 रुपये तो टाइम टू टाइम दो, पर 40% हिस्सा आप एडिशनल निकाल करके और वो डाल दो इस बफर में।
इससे क्या होगा कि फ्यूचर में अगर स्टेट्स को पैसों की शॉर्टेज रहे तो उस केस में आप उनको कॉम्पनसेट ना करके उस बफर में से निकाल करके उनको हेल्प दे दो। ठीक है, तो इसके लिए एक बार्गेनिंग लाना जरूरी है। बार्गेन का मतलब हो गया जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी बात रखे और स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपनी बात रखें और दोनों के बीच में एक प्रॉपर मैकेनिज्म स्टैब्लिश हो। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉम्पनसेशन जो मैकेनिज्म है इसके एक्सटेंशन के अलावा हमें दूसरे रास्ते निकालने होंगे, जैसे कि अगर स्टेट्स के पास में पैसा कम है तो स्टेट्स को आप इस बफर से निकाल करके दे दो और इस बफर को आप क्या बोलोगे, न्यू काउंटर साइक्लिकल बफर, क्योंकि एक तरफ रेवेन्यू की शॉर्टेज है और दूसरी तरफ बफर में अगर पैसा अवेलेबल है तो उससे निकाल करके आप रेवेन्यू दे दोगे स्टेट्स को। इसके अलावा एक सजेशन और दे रहे हैं कि यहां पर जब इकोनॉमी देखो अच्छे टाइम में चलती है तब तो जीएसटी रेवेन्यू आपको दिखता है कि हाँ वाकई में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा खासा कलेक्शन आ रहा है। पर जो कोविड-19 जैसी जो अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन आ जाती है ना, तब फिर बाद में अचानक से डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो इसके लिए क्या किया जाए? देखो, जो अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेज हैं कि लाइफ में हमें पता नहीं कि आगे क्या होगा, पर हाँ आइडिया है कि वाकई में पॉसिबिलिटीज़ है, पर कब होगी ये पता नहीं। तो आप क्या करते हो, इंश्योरेंस लेते हो कि नहीं? तो यहाँ पर भी जीएसटी की जो शॉर्टफॉल आ रही है उसको इंश्योर कर दो, इंश्योरेंस दे दो। इससे क्या होगा कि उसके बाद में जब भी कोई शॉर्टफॉल का सामना करना पड़े तो उनको प्रॉब्लम नहीं आए। और इंश्योरेंस का तरीका क्या हो सकता है? इसका तरीका सिंपल सा यही है कि अगर एक स्टेट की जितनी जीएसडीपी है, जैसे जीडीपी कंट्री की होती है तो स्टेट की जीएसडीपी हो जाती है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर उसमें अगर उसमें 3% तक की डिक्लाइन देखने को मिले तो आप 1% वहां पर उस इंश्योरेंस के बेसिस पे कॉम्पनसेशन दे दो। तो मतलब अगर 9% तक किसी स्टेट की जीएसडीपी डिक्लाइन कर रही है तो उसको आप कितना दोगे कॉम्पनसेशन? उस स्टेट की जीएसडीपी का 3%। ये हो जाएगा इंश्योरेंस। इससे क्या होगा कि स्टेट्स को भी कॉन्फिडेंस रहेगा और ये जो पेमेंट हो ये क्वार्टरली कर दिया जाए। दैट मीन्स हर 3 महीने के बेसिस पे आप इसको पेमेंट दे दो। इससे क्या होगा, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में लोड अचानक से बढ़ेगा और ये इजी वे के अंदर एक मिडिल पाथ निकाल के दे दिया राइटर्स ने। तो ये हो गया एक तरीका कि हम कॉम्पनसेशन के लिए रिकास्टिंग देखें, नया कोई मेथड निकाल करके देखें। ठीक है, तो ये जो रेवेन्यू इंश्योरेंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं ना, इससे क्या होगा कि हम जो एडिशनल ये जो सेस लगा करके रखने पड़ते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भाई जबान दी थी कि अगर आपके पास में शॉर्टेज रहेगी रेवेन्यू की जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से तो हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे, तो वो अब जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की खत्म हो जाएगी। इससे क्या होगा कि वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एडिशनल सेस नहीं लगाने पड़ेंगे, तो एक तो महंगाई नहीं बढ़ेगी और दूसरा सरकार का नाम भी खराब नहीं होगा। तो रेवेन्यू इंश्योरेंस और बफर स्टॉक, ये 2 चीजें बड़े इंपॉर्टेंट बताई जा रही हैं राइटर्स के द्वारा। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, जो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम, धोखाधड़ी का खेल और ये जो होता है ना कि जो एक क्वेरल हो जाता है, कलेश जो बन जाता है, वो कलेश नहीं होगा स्टेट्स और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है दैट इज अबाउट जीएसटी स्ट्रक्चर। इसको देखो सिंप्लीफाइड करने की जरूरत है, रैशनलाइज करने की जरूरत है। और इसको देखो रिकमेंड किया जा चुका है पहले भी 15 फाइनेंस कमीशन, जिसकी रिकमेंडेशन 2021 से 2025 के बीच में इंप्लीमेंट हो रही है। और दूसरी रेवेन्यू न्यूट्रल रेट रिपोर्ट, जिसमें राइटर बोल रहे हैं कि हमारे में से एक इंडिविजुअल ने इस रेवेन्यू न्यूट्रल रेट रिपोर्ट के अंदर पार्टिसिपेशन भी है हमारा। तो पॉइंट क्या है कि फाइनेंस कमीशन और रेवेन्यू न्यूट्रल रेट रिपोर्ट के बेसिस पे आप जीएसटी की स्ट्रक्चर है ना, जो मल्टी लेयर आपने बना रखी है, बहुत सारी अलग अलग टैक्स रेट्स, उनको सिंप्लीफाई कर दो। जिसमें एक तो लो टैक्स रेट कर दो जो कि 8 से 10% के बीच, 8 या 10% के बीच में कोई सा एक फिक्स कर लो। एक आपकी वन स्टैंडर्ड रेट कर दो जो कि 16 से 18% के बीच में रहे। और एक आप कर दो डीमेरिट गुड्स, जो भी लग्जरी गुड्स हैं या फिर जो भी टोबैको या जो भी एक तरीके से अल्कोहल तो खैर अभी जीएसटी में नहीं है, पर कोई भी डीमेरिट गुड जो कि हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए और हमारी हेल्थ के लिए, उनके लिए आप टैक्स रेट एक फिक्स कर दो। तो बोले सिर्फ 3 स्लैब में आप जीएसटी को लेकर के आ जाओ। इससे क्या होगा कि एक तो सिंप्लीफाइड मैनर में टैक्स रेट्स अप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि जीएसटी के लिए बोला क्या गया था, 1 टैक्स 1 नेशन या 1 नेशन 1 टैक्स। तो इसको हमें थोड़ा सा सही करने की ज़रूरत है। इससे क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाइड मैनर में अगर इंप्लीमेंटेशन होता है ना जीएसटी का, फिर इश्यूज बहुत कम आएंगे। ठीक है, और जो कंप्लायंस है टैक्स के लिए
लोग जो टैक्स देने से चोरी करते हैं वो टैक्स चोरी होने के स्कोप भी कम होंगे। और कितने ही केसेस आ गए कि जीएसटी में लूप होल्स को देख देख निकाल करके और लोगों ने टैक्स देने से मनाही कर दिया, तो वो चीज़ हो जाएगी। तो डीमेरिट गुड्स है उनके लिए एक सिंगल रेट अगर ला दो तो उससे क्या होगा, एक तो सेस नहीं लगाने की नौबत आएगी, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए जाते हैं, सेस हो गए, सरप्लस हो गए, सरचार्जेज हो गए, बोले इनसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कंज्यूमर भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के टेंशन में रहते हैं, या फिर वो भी देखते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम आ चुका है, ठीक है। जैसे कि सिगरेट की लेंथ के हिसाब से आप उसके ऊपर सेस लगाते हो कि जी आप सिगरेट के ऊपर ही ढंग से टैक्स लगा दो ना, क्यों आप उसकी लेंथ के हिसाब से टैक्स लगाते हो। तो इसके हिसाब से इसको इमीडिएट अबॉलिश कर दो, जो भी सेस आप अप्लाई करते हो गई दो चीज़ें। तीसरी चीज़ आ जाती है कि जीएसटी काउंसिल को देखो और सोच समझ करके इंक्लूसिव मैनर में काम करने की ज़रूरत है। अरुण जेटली जी की जो स्टीवर्डशिप थी, जिसमें जीएसटी में डिसीजन कंसेंसस बेसिस होगा, तो वो कंसेंसस जो हो जिसमें सर्वसहमति पर ध्यान दिया जाए, उसी पर फिर से फोकस करने की ज़रूरत है। देखो जब वैल्यू एडेड टैक्स लाया गया था ना एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा, उस टाइम पे यशवंत सिन्हा जी हुआ करते थे फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने एक तरीके से कंसेंसुअल डिस्कशन को स्टैब्लिश किया था, जिससे कि अगर कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स में कोई भी चेंजेस अगर लाए जाएंगे तो वहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं उनसे पूरी अच्छे से बातचीत की जाएगी, उनकी एंगेजमेंट होगी। तो ऐसे में एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ये स्टैब्लिश की गई, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम ऑपोजिशन रन स्टेट गवर्नमेंट। दैट मीन्स कि ये जो एम्पावर्ड कमेटी थी, एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, इसको लीड कौन करेगा, इसको हेड कौन करेगा, उस स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर जिसकी गवर्नमेंट ऑपोजिशन पार्टी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑपोजिशन में जो पार्टीज बैठी हैं, उनके फाइनेंस मिनिस्टर आए, ठीक है। तो ऐसे में असीम दास गुप्ता वो वेस्ट बंगाल से थे, तो एनडीए गवर्नमेंट के टाइम पे वो इस कमेटी के लीडर थे, मतलब हेड थे। और सुशील मोदी जो कि बिहार से बीजेपी के लीडर थे, वो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे इस कमेटी के मेंबर थे। तो कहने का मतलब ऑपोजिशन पार्टीज की बात प्रॉपरली सुनो, डेमोक्रेटिक मैनर में आपको काम करने की जरूरत है। तो ये जो आइडियाज हैं इनको देखो जीएसटी काउंसिल ही ट्रांसलेट कर सकती है, इसके लिए प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, ओके। और इसके लिए क्या हो कि जिस तरीके से एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए फर्स्ट, यशवंत सिन्हा जी का जो रिकमेंडेशन था, उसके बेसिस पे जब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो चेंजेस लाने के लिए जो कमेटी थी, जिसमें कंसेंसस बेसिस पे डिसीजन लिया जाए, तो बोला इसी तरीके से जो जीएसटी काउंसिल है ना, उसमें सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर तो चेयर करेंगे ही, बट एक वाइस चेयरमैन का और आप सपोर्ट प्रोवाइड कर दो, जहां पर जो ओपोजिशन पार्टी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, ठीक है, वो जहां पर भी रूल कर रही है, उस स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर को आप वहां पर वाइस चेयर बना दो। तो ऐसे में एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन हो गया और एक ऑपोजिशन पार्टी के इंडिविजुअल का रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ये दोनों जो इंडिविजुअल हैं ये ही एजेंडा सेट करेंगे कि क्या बात होगी आगे, टेक्निकल वर्क्स के बारे में क्या सुझाव दे सकते हैं, या फिर किस तरीके से फंक्शनिंग होनी चाहिए जीएसटी काउंसिल की, ठीक है। और ये दोनों ही डिसाइड करेंगे अल्टीमेटली मेन चीज़ें, ठीक है। कि और साथ में रोटेटिंग पीरियोडिकली, दैट मीन्स एक बार आपने मान लो कांग्रेस रूलिंग चल रही है, फॉर एग्जांपल जैसे राजस्थान में कांग्रेस की रूलिंग है, तो कांग्रेस में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं यहाँ पे राजस्थान में, एक बार उनको वाइस चेयर बना दो, अगली बार कांग्रेस का जैसे झारखंड में रूल चल रहा है तो वहाँ से जो फाइनेंस मिनिस्टर उनको वाइस चेयर बना दो। तो ऐसे रोटेशन के अंदर उनको आप सीट्स अलोकेट करते रहो, तो ये क्या होगा कि वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन आएगा, डेमोक्रेटिक मैनर के अंदर आप काम कर पाओगे। तो ओवरऑल बोलना ये चाह रहे हैं कि देखो डिस्प्यूट पिछले 1.5 साल से लगातार चल रहा है, और बहुत ज़्यादा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो राइज होकर के सामने आए हैं। पर अब जैसे जैसे जीएसटी कलेक्शन थोड़ा थोड़ा ठीक परफॉर्म कर रहा है, तो एक ये अपॉर्चुनिटी है कि क्यों ना हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, और जीएसटी की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करो, जिसमें जहां पर एक तरफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, और उन स्टेट गवर्नमेंट्स को भी रूल करने वाली अलग अलग पार्टीज हैं, और उनके बीच में कंसेंसस निकल के आएगी। तो इससे बढ़िया क्या एग्जाम्पल हो सकता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, ठीक है। तो क्यों ना एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आइडिया को हम और ज़्यादा फोकस में लेकर के जीएसटी को एक बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे पुट करें, है ना। तो इसी तरीके से हम ब्रॉडर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट को अचीव कर सकते हैं इंडिया के को। तो ये 3 इनोवेटिव सजेशन थे, कैसे काम किया जा सकता है, बहुत ही शानदार तरीके से बताया हुआ था। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल है डेमोक्रेसी ऑफ प्रोड्यूसर्स। देखो इस आर्टिकल को लिखा है एम कुनामैन ने, ठीक है। तो इनके द्वारा ये लिखा जा रहा है कि देखो डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए ना, तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि वहाँ पर आप कम से कम 3 चीज़ों को तो इंक्लूड करके रखो। एक तो हो जाती है डिस्कशन, एक होती है डिबेट, एक होती है डिसेंट। अगर कोई अपनी असहमति भी जाहिर करे तो उसको भी बोलने का, उसको जाहिर करने का पूरा मौका दिया जाए, तब जाके एक कंट्री डेमोक्रेटिक बन जाता है। अगर कहीं पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, इसका मतलब ही केवल एक डेमोक्रेसी नहीं है। आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की बात करें तो वो इंडिया है, जहां पर जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं तो वर्ल्ड में बड़े बड़े कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है ना, उसके 2-2 3-3 गुना पॉपुलेशन तो इंडिया में वोट देती है। ओके, बट सवाल ये है कि क्या इंडिया में ये तीनों प्रिंसिपल्स पे डेमोक्रेसी कंटिन्यू कर रही है? तो यहाँ पर सवाल आ जाता है, जी बिल्कुल भी, बहुत कम हो चुका है, ये डिसअपियर हो रहे हैं ये तीनों प्रिंसिपल्स। डेलिबरेटिव डेफिसिट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि जब डेमोक्रेसी है ट्रिपल डी डी डी, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन डी, ठीक है, तो ये डी जो है ये डिक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो डिस्कशन में भी जब भी इन्वॉल्व होती है ना, तो उनका इस तरीके से काम होता है कि गिव एंड टेक, एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेना। जबकि डेमोक्रेसी में हमें पता है कि आप जो काम करते हो वो इस तरीके से होना चाहिए जहां पर जो लाइन में सबसे लास्ट में लगा हुआ है ना, जिसको जो अंत में लगा हुआ है, बिल्कुल द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल, उसकी भी वेलफेयर हो, तब जाकर के डेमोक्रेसी का पूरा प्रिंसिपल आप फुलफिल कर पाते हो। दैट मीन्स आप इक्वालिटी प्रमोट करो, और इक्वालिटी तभी पॉसिबल हो सकती है जब आप सोसाइटी में जो हायरार्की चली हुई है ना, कि अपर लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, इन लेवल्स को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी जो है हमारी कल्चर में पहले से बैठी हुई है, और इसके लिए अनक्वेश्चनिंग एक्सेप्टेंस भी बनी हुई है कि हाँ जी, कल्चर ऑफ इनइक्वालिटी, कि हाँ जी, पावर की बात आ जाए जहाँ पर भी, तो पावर किसके हाथ में होगी? जो सेंटर में है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल है, तो देखो जी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में ही कहीं ना कहीं आप गैप देख सकते हो। इनइक्वालिटी है कि नहीं, हायरार्की आ गई है। चलो इसको छोड़ो, आप पास्ट में चले जाओ। जब कास्ट की बात करें तो अपर कास्ट या लोअर कास्ट के बीच में जो गैप था, वो आप आज शहरों में आकर के अपर क्लास या लोअर क्लास के बीच में देख सकते हो, रिच या पुअर के बीच में देख सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, और इनइक्वालिटी जब कंटिन्यू रहती है तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स वहाँ पर फेल हो जाते हैं। तो ज़रूरत क्या है कि अगर हमें डेमोक्रेटिक मैनर में, डेमोक्रेटिक सेंसेस में काम करना है, तो इंक्लूसिवनेस, जिसमें सोसाइटी के हर एक सेक्शन का एक पार्टिसिपेशन हो प्रॉपर, इक्विटेबल मैनर में, कि कोई भी अगर वीकर है तो उसको आप सपोर्ट दो और उसको बूस्ट करो और आगे बढ़ो, और सस्टेनेबल मैनर में आगे बढ़ना है तो हमें साथ में इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना होगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, इक्वालिटी प्रमोट करनी है। जैसे कि हमारी प्रीएम्बल बोलती है सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, तो वहां पर जो इकोनॉमिक जस्टिस है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हम आज के ज़माने की बात करें, क्योंकि आज हर एक चीज़ किस पे बेस्ड है? फाइनेंस पे। जिसके हाथ में पैसा है वो अपने आप पावरफुल हो गया। तो जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, बट प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? इकोनॉमिकली, तो उनको बूस्ट देने की ज़रूरत है। अगर कोई भी प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो या प्रोग्राम की मेकिंग हो, तो उसमें देखो लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप अप्लाई किस पे करोगे, है कि नहीं? तो सवाल ये आ जाता है कि यहाँ पर इंडिया में क्या वाकई में इस तरीके के काम या इस तरीके से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे काम किए जाते हैं, जिसको हम बोलेंगे अकोमोडेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें आप जो वीकर सेक्शन है उनको अकोमोडेट करते हो, उनको सपोर्ट करते हो, उनके रिक्वायरमेंट्स को उनको ध्यान रखते हुए उनको आगे पुश करने की कोशिश करते हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रीजनल डिस्पैरिटी अर्बन रूरल एरिया में, और सेक्टोरल इम्बैलेंस, रिलीजन के नाम के ऊपर जो गैप्स देखते हैं, मेजोरिटी माइनॉरिटी। तो ओवरऑल बात यह आ गई कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन, अगेन अनदर वर्ड दैट इज बेस्ड ऑन डी, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। पर क्या डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है? क्योंकि एक वर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट, दैट इज पावर। पावर का मतलब कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी जिसकी वजह से दूसरे को आप अपनी बात मना लो, ठीक है, तो वो पावर हो गई। तो यहां पर अगर पावर की बात करें तो पावर के लिए भी तो कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइजेशन की तरफ हम टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं,
तो ये पावर है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या रिलीजियस, अगर इन चारों मुद्दों को ध्यान में रखोगे ना, तो जो लोग सुपीरियर हैं, सुपीरियर का मतलब प्लस में है कहीं ना कहीं, वो लोग अपने हाथ में पावर पकड़ करके रखते हैं। चाहे वो नेशनल इशू में देख लो, चाहे रीजनल इश्यूज में देख लो, चाहे लोकल या कॉर्पोरेट या फैमिली लेवल के ऊपर। बेसिकली ये आर्टिकल है 15 सितंबर को देखो, वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे है, वो ऑब्जर्व किया जाता है, तो इस वजह से। तो प्रॉब्लम यहां पर पावर डिसेंट्रलाइजेशन की नहीं है, प्रॉब्लम यहां पर पावर की खुद की है। अगर हम प्रॉब्लम पावर की को सॉर्ट आउट कर देंगे तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो पावरफुल होते हैं, दूसरी तरफ पावरलेस हो जाते हैं, और जो पावरफुल लोग होते हैं वो फिर दूसरे लोगों को हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं जो कि पावरलेस होंगे। जैसे कि अमीर गरीब को दबाता है, जो पावरफुल है, स्ट्रांग है, वो वीक को दबाता है। और हिस्ट्री ने भी यही बताया है कि जो क्लास डिवाइडेड सोसाइटी है, वहां पर जो पावरफुल क्लास है वो जो पावरलेस क्लास है उसको लगातार दबाने की कोशिश करती है। तो यहां पर ज़रूरत क्या है कि हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है जो गरीब हैं या जो वीकर सेक्शन है अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर सेक्शन, ठीक है। पर ये जो ऑपरेशन जो होता है ना सोसाइटी के अंदर, जो गैप है, बोलो उसके पीछे हाथ किसका होता है? बोले उसके पीछे हाथ होता है स्टेट का। जहां पर भी स्टेट का मतलब होगी सरकार, जहां पर भी स्टेट अपना रोल प्ले करना शुरू करती है तो वो पावरफुल्स को ही अपने पास में रखेगी, क्योंकि नहीं तो स्टेट की रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। आज एक बार तालिबान का सिनेरियो इमेजिन करो। ये जो सारी सरकारें हैं, एक बार मार्क्स को यहां पर मैं लेके आऊंगा क्योंकि यहां पर राइटर ने बोला है, तो उसी से हम कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो ये जो सरकारें हैं, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, ये बेसिकली कैसे काम करती हैं? ये सारा काम करने का तरीका ये हो गया कि इनके हाथ में पावर बनी रहे। नहीं तो क्या होगा कि जो लोग हैं, जैसे नक्सलाइट्स हैं, जो माओवादी हैं या जो इस तरीके से नक्सल एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, एग्जीक्यूट करते रहते हैं, तो उन लोगों को क्यों सरकारें मारने की कोशिश करती है? क्योंकि सरकारों को वो सीधा चैलेंज करते हैं। आज तालिबान की बात करें तो तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, उसके पहले रिपब्लिक गवर्नमेंट हुआ करती थी अशरफ गनी की लीडरशिप में। तो अभी जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया तो तालिबान क्या, एक तरीके से नक्सल जो नक्सलाइट्स हैं उसी तरीके के लोग हैं ये भी, ओके, जो नक्सलिज्म को प्रमोट करने वाले लोग हैं। तो आप एक तरफ देखो कि जहां पर रिपब्लिक गवर्नमेंट अचानक से वैनिश हुई, तालिबान ने टेक ओवर किया, तो अब ये तालिबान के लिए चैलेंज क्या आ चुका है कि जी उसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। क्योंकि वहां पर आज न्यूज़ देखो आप बहुत सारी कि जो लड़ाके हैं ना तालिबान के मिलिटेंट्स, उनको टाइम पे खाना नहीं मिल रहा है, ना टाइम पे पेमेंट्स मिल रही हैं, क्योंकि वहां पर फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ पर तालिबान को सपोर्ट कब मिलेगा? जब तालिबान जो दूसरी गवर्नमेंट्स हैं उनके हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। तो एक आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर जो सिनेरियो है वो ये कि जो स्टेट है वो अपने हाथ में पावर रखती है। दैट मीन्स जो सरकारें हैं वो अपने हाथ में पावर रखती हैं, और हर एक कंट्री में सरकार काम कर रही है, और वो सरकारें अपनी रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए दूसरी सरकारों से एंगेज करती है। वो बात ठीक है कि डेमोक्रेटिक कंट्री जो होते हैं, डेमोक्रेसी जो होती है, वहाँ पर आप खुद इलेक्ट करते हो, सरकार आपके द्वारा खुद के द्वारा चुनी जाती है। पर सवाल यह है कि वो सरकारें फेवर किसको करती हैं? वो उन्हीं को फेवर करती हैं जो उन सरकारों को सपोर्ट करते हैं, जो कि पावर की बात आ गई फिर से। तो मार्क्स ने तो देखो अपनी तरफ से क्लासलेस सोसाइटी की बात की थी, जिसमें हैव्स एंड हैव नॉट्स की बात की थी कि हैव नॉट्स जो हैं उन लोगों को अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है, और हो ही रही है, इसमें डाउट नहीं है, तो उन लोगों को सीधा अटैक कर देना चाहिए स्टेट के ऊपर जो हैव्स हैं उनको, और सारी सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। पर उसके भी क्या है, बहुत सारे रेपरकशंस हैं, वो हम जानते ही हैं कि कम्युनिज्म के क्या घाटे हैं, सोशलिज्म के कितने नुकसान हैं, वो सारी चीज़ें। इंडिया में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ देखो कम नहीं हो रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, और इसमें आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियनिज्म भी देखने को मिल रहा है। कल भी हमने देखो डेमोक्रेसी से रिलेटेड एक आर्टिकल देखा था जहां पर इलेक्टेड अथॉरिटेरियनिज्म के आइडिया बताया था इंडिया में, कि बोले इलेक्टेड ऑटोक्रेसी काम कर रही है इंडिया में। ऑटोक्रेसी का मतलब हो गया एक तरीके से कि वहां पर किसी सरकार के ऊपर कोई लगाम नहीं है, अपने हिसाब से सरकारें काम कर रही है। तो अगर हम वाकई में डेमोक्रेसी की बात करें तो वहां पर बिना फ्रीडम के आप कंटिन्यू करो, जहां पर ना तो डेलिब्रेशन हो रहा है, ना डिस्कशन हो रहा है, ना डिबेट हो रहा है, ना किसी की डिसेंट। अगर किसी ने गलती से भी रूलर के खिलाफ में कोई बात बोल दी तो फिर उसके बाद में इतने ज़बरदस्त कानून लाए जाएंगे, ड्रैकोनियन लॉज अप्लाई किए जाएंगे
जिसके चलते उनको सजा हो जाएगी। जैसे कि अभी सेडिशन के कितने सारे चार्जेस लग गए और जो जर्नलिस्ट थे उनके ऊपर, और फिर उनको फ्री किया जा रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी तरफ से कहा भी है कि जो सेडिशन चार्जेस लगाते हो आप आईपीसी के सेक्शन 124A के तहत, बोलो उनको आप कम से कम मीडिया के खिलाफ तो यूज मत करो, क्योंकि मीडिया का तो काम ही क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रेस तो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी के लिए। जैसे मैंने कल बताया था, डेमोक्रेसी का 4th पिलर है मीडिया। तो अगर मीडिया हाउसेज ही अपनी तरफ से बात नहीं उठाएंगे, कोई भी मतलब जो गवर्नमेंट की कमियां हैं वो नहीं उठाएंगे, तो उठाएगा कौन? यहां पर मद्रास हाईकोर्ट का एक फेमस लॉयर हुए हैं, ठीक है, जो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी रहे हैं, कन्नाबिरन। उनका ये कहना है कि क्राइम को तो देखो हमारे यहाँ पर कानून बता देता है कि कौन सा क्राइम है, बट एक्चुअल में क्रिमिनल कौन है उसको डिसाइड किया जाता है सरकार के द्वारा। कोर्ट वहां पर अपना रोल प्ले अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, सीधी सी बात ये आ रही है। और जुडिशरी आपको पता ही है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहेल्ड करने की बात आए तो, ठीक है। सेम चीज आप देख सकते हो 2018 में, जब एक स्टार्विंग आदिवासी ने एटापड्डी केरला में, ठीक है, भूख के चलते थोड़ा सा खाना क्या चुरा लिया, उसको मार उसको पीट पीट करके उसको मार ही दिया। तो ये इनइक्वालिटी की वजह से ही तो प्रॉब्लम आ रही है। तो सवाल ये है कि रियल डेमोक्रेसी क्या होती है, तो वो है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और अंबेडकर जी ने भी यही बात कही थी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें सोसाइटी में जो लोग भी हैं उनकी सबकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंश्योर करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं कि सीधा उठाया और हर महीने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया, जी नहीं। उनको आप यूनिवर्सल प्रॉपर्टी राइट दो, जिससे क्या हो, हर एक के पास में, जिसके पास में भी प्रॉपर्टी है, उसकी इस सोसाइटी में, इस पूरे देश में डिग्निटी होती है। हमें जरूरत है कि जो वीकर सेक्शन है, जिसको हम केवल और केवल क्या कहते हैं कि हाँ जी केवल वो तो फ्री लोडर्स हैं, केवल वो तो एक तरफ यूं बैठे हैं कि हाँ उनको केवल सरकार है वो अपनी तरफ से सहायता देगी फ्री फंड में, ऐसा कुछ नहीं है। वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको आप सपोर्ट प्रोवाइड करो, उनको आप पुश प्रोवाइड करो, ठीक है। इसके लिए देखो नरेगा स्कीम चलती है। नरेगा स्कीम में क्या होता है कि डेली बेसिस पे वेज एम्प्लॉयड मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलता है कि हाँ काम करो, पैसा कमाओ, घर जाओ। तो बोले ज़रूरत इस चीज़ की नहीं है, ज़रूरत है हमें डेवलप करना होगा एंटरप्रेन्योरशिप को, कि सोसाइटी में जो लोग वीक हैं पर उनके पास में दिमाग है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उनको बिजनेस एक्सपेंड करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। हमें इंक्यूबेशन सेंटर्स स्टैब्लिश करने चाहिए नरेगा स्कीम के तहत, जिससे कि वो अपने इनोवेशंस के प्रोटोटाइप तैयार कर सके और उसके बेसिस पे अपने समाज का कल्याण कर सके, खुद को अपलिफ्ट कर सकें। इसके अलावा जो प्रोडक्शन है या फिर बिजनेस यूनिट्स है वो स्टैब्लिश हो, उनमें हेल्प दी जाए, और जो इंडिविजुअली करे या फिर ग्रुप में मिलकर काम करें, क्या घाटा है इसमें। कुदुम्बश्री करके एक ग्रुप चल रहा है केरला में, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो एक अवेयरनेस स्प्रेड करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो मार्जिन्स है ना, ये जो गैप्स हैं, इनको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। और जो पिरामिड में बॉटम में आते हैं ना, जैसे अगर सोसाइटी का पिरामिड आप देखो तो बॉटम में वो लोग आते हैं जिनके नंबर्स तो बहुत ज़्यादा है पर उनके पास में वेल्थ बहुत कम है, डिग्निटी बहुत कम उन लोगों की। पर दूसरी तरफ आप देखो कि जो लोग बहुत कम है नंबर्स में, उनके पास में वेल्थ भी बहुत ज़्यादा है और उनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा की जाती है। तो बोले ये जो नीचे है ना पिरामिड में, उनकी वेलफेयर के लिए काम करने की कोशिश की जाए। बांग्लादेश में जो ग्रामीण बैंक को लॉन्च किया था, उनका नाम है मोहम्मद यूनुस, जिनको इकोनॉमी के लिए नोबेल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो गांव में रहने वाले गरीब लोग हैं ना, वो नेचुरल एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको पुश करने की ज़रूरत है। आज बांग्लादेश देख लो इसी मॉडल के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। तो देखो जो वेलफेयर बेनिफिट्स आप देते हो, वेजेस देते हो, इसके साथ साथ में हमें पोटेंशियल प्रोड्यूसर्स भी तैयार करने की ज़रूरत है, उनको बेनिफिट देने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोकल्स हैं, गांव में रहने वाले या फिर जो पुअर्स हैं, शहरों में रहो चाहे गांव में, तो उनको आप एक साथ एसोसिएट करके फ्रीली एसोसिएटेड प्रोड्यूसर बनाओ, तब जा करके हम डेमोक्रेसी को प्रॉपरली बना पाएंगे। दैट मीन्स कि उनको आप ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आगे बढ़ाओ। ऑर्गेनाइज का मतलब उनको अवेयर करो, उनको एजुकेट करो, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करो, तब जा करके डेमोक्रेसी आएगी। और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है दैट इज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो सजेशन भी राइटर ने लास्ट में दे दिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज हिस्ट्री लेसन्स फॉर तालिबान, ठीक है।
इस आर्टिकल को लिखा है विनय सहस्त्रबुद्धे ने। देखो इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि 15 सितंबर को देखो वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है, और आज इंडिया की तरफ से जो पुश किया जा रहा है अफगानिस्तान में, जो कोई भी अभी रिजीम चेंज हुआ उसमें, ये कि अफगानिस्तान में इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने। इंक्लूसिव का मतलब हो गया कि सारे एथनिसिटी के लोगों को वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिले, औरतों को मिले, और जो मेल हैं उनके हिसाब से ही, और जो औरतें हैं जो भी शहरों में अब लिबरल डेमोक्रेसी का जिन्होंने टेस्ट ले लिया है और वो पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, उनको भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। पर तालिबान ने देखो अपनी तरफ से इन चीज़ों को अलाउ नहीं किया है। तो जो कुछ भी हुआ वो हमने देखा सारा, कि 9/11 अटैक जिसमें अलकायदा तालिबान एक्सिस था, यूएसए ने अपनी तरफ से अटैक भी कर दिया। पर सवाल ये है कि आज तालिबान तो है, सच्चाई तो ये आ चुकी है कि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, पर तालिबान के सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि जब तक इंटरनेशनल डायमेंशंस को वो नहीं समझेगा, जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो काम करने के तरीके हैं उनको नहीं समझा जाएगा, तब तक वहाँ पर तालिबान की लेजिटिमेसी नहीं बन पाएगी, तालिबान को इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। तो क्या ज़रूरत है, क्या सीख होनी चाहिए तालिबान के पास में? तो उसमें 3 यहाँ पर सजेशन दिए जा रहे हैं राइटर के द्वारा। सबसे पहली तो चीज़, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। देखो अफगानिस्तान एक ऐसी ज़मीन रही है जिसको बोलने को तो यूँ बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, कि बड़ी बड़ी एम्पायर्स यहाँ पर आके दफन हो गई, जिसमें लेटेस्ट अभी यूएसए है। पर अगर पास्ट देखा जाए ना, तो अफगानिस्तान का जो मेंशन है वो गंधाराज से होता है। गंधार वहाँ पे आपको पता है मेन लोकेशन है, तो वहाँ पर गंधाराज, इनके बारे में ऋग्वेद में भी मेंशन किया हुआ है, अथर्ववेद में भी मेंशन है, और ऐतरेय ब्राह्मण इसमें भी मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पर दैट मीन्स कि आप देखो कि कितनी ज़्यादा मल्टी रिलीजियस ट्रेडिशन यहाँ पर रह चुके हैं। फिर उसके बाद में इस्लाम इंटरवीन करता है, और फिर वहाँ पर आ जाती है स्पिरिचुअल मोनोपोलिस्ट। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर मोनोपोली की बजाय जो मल्टी रिलीजियस ट्रेडिशन है उसको समझना होगा। अफगानिस्तान ऐसी ज़मीन रह चुका है। सदर्न अफगानिस्तान की बात करें तो वहाँ पर जोरास्ट्रियंस का ओरिजिन माना जाता है। जोरास्ट्रियनिज्म 1800 से 800 बीसी के टाइम पे यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था, और जोरास्ट्रा यहाँ पर तब तक रहा जब तक कि बाल्ख प्रोविंस जो है अफगानिस्तान की, वहाँ पर उनकी डेथ ना हुई हो। ठीक है, तो जोरास्ट्रियनिज्म जो पर्शियन होते हैं ना, पारसीज, उनका रिलीजन, वो यहाँ से ओरिजिनेटेड है। इसके अलावा आप देख सकते हो अफगानिस्तान में जो बामियान रीजन है, जहाँ पर गौतम बुद्धा की बहुत बड़ी इमारत, वो एक स्टैचू था, उसको देखो फिर इन्होंने, तालिबान ने प्रीवियस रिजीम के टाइम पे तोड़वा दिया था। बोलो उसको भी आप समझो। इसके अलावा यहाँ पर हिंदुइज्म के भी बहुत ज़्यादा एविडेंसेस हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर स्पिरिचुअली कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी रही हुई है। रिलीजियसली भी अगर देखा जाए तो उसको मोनोपोली में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। एक तो ये रियलिटी एक्सेप्ट करे, ये रियलिटी अंडरस्टैंड करे। दूसरा कि स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी अगर आप लेकर के आ रहे हो तो उसके लिए आपको थोड़ा और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचना पड़ेगा। इसके लिए एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन जो कोई भी है, जिसमें हमारे पास में एक स्टेटमेंट है, दैट इज एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। दैट मीन्स ट्रुथ इज वन, सच्चाई तो एक है, पर जो वाइज मैन होते हैं, बुद्धिमान जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, उस सच्चाई को अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है किसी भी सिस्टम को कंटिन्यू करने का? वो यही है कि आप सच्चाई को इग्नोर नहीं कर सकते, जिसमें जेंडर जस्टिस, इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ये दोनों चीजें आप दो। इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी एथनिसिटी का हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत है। और साथ में जेंडर जस्टिस, औरतों का भी बराबर पार्टिसिपेशन होना चाहिए अगर वहां पर रूल चलाया जाए तो, अगर अफगानिस्तान की वैल्यूज को ध्यान में रखा जाए। और ग्लोबल लीडरशिप देखो इसी चीज़ के लिए कोशिश कर रही है, और वाकई में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो 2030 तक अचीव करने हैं, उनमें भी यही बेसिक्स हैं। थर्ड सजेशन यहाँ पर राइटर के द्वारा दिया जा रहा है कि अफगानिस्तान को जो भी रूल करे तो उनको आने वाली जनरेशन्स के बारे में एक बार सोचना होगा, और वहाँ पर ज़रूरत है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस उनको दे दी जाए कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो। देखो तालिबान जो कुछ भी कर रहा है वो तो अपने हिसाब से करेगा, पर आपसे अगर पूछा जाए कि सजेशन क्या है, तो वो सजेशंस आपके पास में होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में हमें क्या हो,
अकोमोडेशन, वही बात आ गई अभी इंडिया वाली जो हमने बात की थी, या फिर जिस तरीके से इंडिया की तो बात किया हमने, प्रीवियस जो आर्टिकल देखा था जिसमें डेमोक्रेसीज के साथ में क्या प्रॉब्लम है, वो इंडिया पे तो आप अप्लाई इसलिए कर सकते हो क्योंकि हम इंडिया के हैं। बाकी थ्रू आउट वर्ल्ड यही चीज़ें हो रही है मोर और लेस, कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है अलग अलग सोसाइटीज़ को। तो अकोमोडेटिव स्टांस लेना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जो वीकर सेक्शन है उनको आप अपलिफ्ट करो। अब जब वीकर सेक्शन में आप चाहे जेंडर हो, चाहे सेक्स के बेसिस पे देखो, चाहे रिलीजन के बेसिस पे, जो एथनिसिटी, रेस, किसी बेसिस पे देखो, अगर आप अकोमोडेटिव स्टांस लेते हो तो वो ग्लोबल लेजिटिमेसी मिलेगी। लोग जो है इंटरनेशनली तालिबान के रिजीम को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। तो ये जो मोनोपोलिस्टिक पर्सपेक्टिव है ना, इसको छोड़ना पड़ेगा। प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है तालिबान, तालिबान खुद भी और अफगानिस्तान भी। तो यही रियलिटी है, इन तीनों चीज़ों को समझ करके आगे चलना होगा। ह्यूमैनिटी को बिल्कुल भी इग्नोर ना करना चाहिए, और डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं उनको रीस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, जिससे कि अफगान लेड अफगानिस्तान रिजीम हो, या अफगान लेड अफगान गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो। ठीक है, तब जाकर के आप देख सकते हो कि दूसरा कोई भी जो होगा वो तालिबान के रिजीम को रिकॉग्नाइज करने से मना नहीं कर पाएगा। पर तालिबान को इसके लिए पहले अपनी इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो 3 यहाँ पे सजेशन थे कि तालिबान कैसे रूल कर सकता है। वो बात अलग है कि सारी चीज़ें दूर दूर की हैं, इंप्लीमेंट नहीं होगी, पर वही चीज़ है, आपको भी सजेशन पता तो होना ही चाहिए कि पूछ ले भाई आपसे कोई, तो जवाब दोगे आप ये। ओके, तो इस डिस्कशन में यही आर्टिकल्स थे। बाकी तो देखो एजुकेशन से रिलेटेड ये आर्टिकल है ऊपर वाला, इसमें तो ये बताया जा रहा है कि पिछले 1-1.5 साल में इतना बुरा हाल हो चुका है बच्चों का कि जो बच्चे 8वीं से 12वीं क्लास, 8 से 12 साल के हैं ना, उनको पढ़ना तक नहीं आता है। मैं खुद बताता हूँ आपको कि 10th क्लास के बच्चे जो हैं 8वीं से सीधा 10th में पहुँच गए, वो 2 बार उनकी बोर्ड 2 एग्ज़ाम उनको देनी नहीं पड़ी, और उनको पढ़ना तक नहीं आता है। वो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं पढ़ सकते। और ये एविडेंसेस हमारे पास में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और असर, ठीक है ना, उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे हमारे पास में ये अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन को जॉयफुल लर्निंग बनाने के लिए यहाँ पर दिशा नवानी के द्वारा आर्टिकल लिखा है कि पहले एक बात कही जाती थी, एक मूवी है मलिक, उसमें एक डायलॉग है जिसका नाम है पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, जो तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो इसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। आजकल पढ़ना लिखना भी जॉयफुल होना चाहिए। जॉय का मतलब केवल स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं होता है, एजुकेशन में भी आप जॉय ला सकते हो। लर्निंग में भी एक क्लासरूम में एक टीचर जो है वो जॉयफुली अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, उसमें वो इंटरेक्ट करे, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं वो डाल करके और थ्योरीज को समझाने की कोशिश करें, बच्चे अपने आप लर्न करेंगे। इस तरीके से सजेशन यहाँ पर राइटर के द्वारा दिए जा रहे हैं। बाकी तो देखो वुमेन राइट के लिए कभी जाने वाली, या फिर वुमेन राइट इतने तो हम नहीं कह सकते, बाकी ये जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है उसने अभी जिस तरीके के कदम उठाए ना केरला में, क्योंकि वहाँ पर एक केस निकल के आ गया कि इसी पार्टी की, ये जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, इसी पार्टी का एक वुमेन कैडर, उसको बिल्कुल बर्खास्त कर दिया, एकदम ख़त्म कर दिया। वजह क्योंकि वुमेन कैडर की तरफ से ऑब्जेक्शन किए गए कि जो मेल हैं वो वुमेन कैडर में जो औरतें उनके साथ में मिसबिहेव करते हैं। तो अब वुमेन राइट को आप प्रोटेक्ट करने की बजाय आप वुमेन राइट्स को अपहोल्ड करने वाले जो सेक्शन है उन्हीं को अबॉलिश कर दोगे, तो वो चीज़ कितनी गलत हो जाएगी। ठीक है, हाथरस वाला केस आपको पता है कि जो दलित फैमिली की बच्ची थी जिसके साथ में बहुत गलत हुआ था, उस टाइम पे रेप केस देखने को मिला, फिर उनको क्रिमेट भी कर दिया गया था बाहर की बाहर। तो यूपी पुलिस के ऊपर बहुत सवाल उठे थे उस टाइम पे। ठीक है, तो ये अपने आप में दलित विक्टिम फैमिली के लिए ये आर्टिकल बताया जा रहा है कि वो फैमिली कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रही है। लगातार अपर कास्ट के प्रेशर में उनको जीना पड़ रहा है और उनकी बातें सुनी नहीं जा रही है। इवन इस मुद्दे को जब कवर करने के लिए सिद्दीकी कप्पन जर्नलिस्ट वो पहुंचते हैं तो उनको रोक लिया जाता है और उनको यूएपीए के अंडर में क्राइम चार्जेस लगा दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो रिजीम है ना उसके खिलाफ में आवाज़ें उठती, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आवाज़ें उठती। बस वही चीज़ है जो हमने अभी प्रीवियसली देखा कि डिसेंट को रोकने की बातें नहीं हो रही है। देखो जस्टिस वर्मा कमेटी आई थी जब निर्भया जो केस हुआ था 2012 में, तो जस्टिस वर्मा कमेटी आई थी। उस कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दी थी कि कैसे हम रेप के इश्यूज को टैकल कर सकते हैं। अफसपा वाला केस आपको पता ही है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको बहुत सारी पावर दे रखी है जहाँ पर भी अफसपा अप्लाइड है, तो वहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ इंप्लीमेंट करते हैं। तो वो भी देखो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल है।
ठीक है। तो कास्ट सिस्टम या हायरार्किकल सिस्टम जो है ना वो करेक्ट होना चाहिए, जरूरी है। नहीं तो क्या है कि कास्ट के गैप की वजह से, क्लास के गैप की वजह से, रिलीजन के गैप की वजह से ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यू चलती रहेंगी। और जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है, जो लोअर लेवल के ऊपर जो सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनको ऐसे ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। साथ में फ्रीडम ऑफ वुमेन है, उसको भी हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। जो हम एक नैरेटिव लेके चलते हैं ना कि उनको केज में रखना है, केज में नहीं, सेफ्टी का नाम लेकर के उनको आप पिंजरे में बंद मत रखो, उनको एम्पावर करना ज़रूरी है। और इस तरीके की जो फैमिलीज़ जो वाकई में विक्टिम है, उन फैमिलीज़ को हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। पर वही बात है, स्टेट के हाथ में पावर आ जाती है और फिर बाद में सोसाइटी क्या करती है, ऑपरेशन, सोसाइटी में जो भी अत्याचार होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। इसको आप लिंक कर लो वो जो हमने सेकंड आर्टिकल डिस्कस किया था उससे, ठीक है। तो इस डिस्कशन में बहुत सारी चीज़ें थी, देख ली हमने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।